चलिए बस स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर डेट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? देखो समझना बहुत ध्यान से। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिनेरियो में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में एक बिजनेस की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किसके थ्रू की जाती है? बैंक के थ्रू की जाती है। किसके थ्रू करते हैं अपन? बैंक के थ्रू करते हैं। अगर अपन को किसी को पेमेंट करना है तो जनरली वो पेमेंट बाय चेक करते हैं, और सामने वाला भी अगर हमें कोई पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट हमें कैसे करेगा? बाय चेक। तो जनरली सारे पेमेंट हम किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं। तो बैंक में आपने कितना कैश डिपॉजिट कराया, कितने चेक डिपॉजिट कराए, कितने के चेक, कितना कैश आपने बैंक से विड्रॉ करा, कितना कैश आपने बैंक से विड्रॉ करा, और कितने चेक आपने इश्यू करे, मतलब कितना पेमेंट आपने बाय चेक कराए। तो इन सब की डिटेल को मेंटेन करने के लिए, इन सारी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? एक कैश बुक बनाते हैं। कौन सी कैश बुक बनाते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं, जिसकी दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो डेबिट साइड है ये आपकी रिसिप्ट होती है, और क्रेडिट साइड आपकी क्या होती है? पेमेंट। डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट है और क्रेडिट साइड आपकी क्या होती है? पेमेंट होती है, राइट। तो अपन ने बैंक में कितना अमाउंट अपन ने डिपॉजिट कराया, बैंक में कितना अमाउंट अपन ने डिपॉजिट कराया, कितने चेक्स हमने बैंक में डिपॉजिट कराए, कितना कैश अपन ने बैंक से विड्रॉ करा, कितना कैश अपन ने बैंक से विड्रॉ करा, और कितना पेमेंट अपन ने बाय चेक दिया है। तो इन सारे डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं। बैंक कॉलम क्या बनाते हैं? बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं। सिमिलरली जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो बैंक भी क्या करता है? अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। जितने भी एक बैंक की किसी ब्रांच में उसके जितने भी कस्टमर्स होंगे, वो अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट क्या करता है? मेंटेन करता है। और अगर आप देखना चाहते हो कि बैंक ने आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करा है, बैंक ने आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करा है, इसको अगर आप चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप बैंक से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपने जो मेरा अकाउंट, जो अकाउंट आप मेरा मेंटेन कर रहे हो, मुझे उसका क्या चाहिए? प्रिंट आउट चाहिए। तो बैंक आपको क्या करेगा? जो भी अकाउंट आपका बैंक ने मेंटेन करा है अपने यहाँ पे, बैंक उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देगा। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। और अपन लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पासबुक। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? पासबुक। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट या पासबुक क्या चीज होती है? व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट या व्हाट इज पासबुक? ये वो स्टेटमेंट है, ये वो डिटेल है जो बैंक आपकी क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। बैंक क्या करता है? अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है। तो बैंक ने आपका अकाउंट कैसे मेंटेन करा है, वो देखने के लिए बैंक से हम उसका क्या करें? प्रिंट आउट निकाल के लिया है, या इस पासबुक में एंट्री करा के लिया है। तो ये पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बैंक ने आपका अकाउंट किस तरीके से मेंटेन कर रखा है, ये वो शो कर रहा है। क्या? बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। तो ये जो पासबुक है इसकी भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसकी भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पासबुक की जो डेबिट साइड है वो तो उसके लिए पेमेंट होगी। पासबुक की जो डेबिट साइड है वो उसके लिए क्या होगी? पेमेंट होगी। और पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो उसके लिए रिसिप्ट होगी। पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो उसके लिए क्या होगी? रिसिप्ट होगी। अब इस कैश बुक और पासबुक में कैसे एंट्री करते हैं? कैश बुक और पासबुक में कैसे एंट्री करते हैं? जैसे सपोज करो आपने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए, तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री कहां करोगे? डेबिट साइड में करोगे, टू कैश अकाउंट 10,000। सेम इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री पासबुक अपनी क्रेडिट साइड में करेगा, बैंक पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा, बाय कैश अकाउंट कितना? 10,000।
सपोज करो आपका एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने आपको 5,000 रुपीज का एक चेक दिया और ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जब ये चेक आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में आप एंट्री करोगे 2x, कितना 5,000। और बैंक जब भी अमाउंट कलेक्ट करेगा और बैंक के पास जब भी इस चेक का अमाउंट आ जाएगा तो बैंक उसकी एंट्री पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा बाय x, कितना 5,000। इसी तरीके आपने बैंक में से 3,000 रुपीज कैश विड्रॉ करा, आपने अपने बैंक में से 3,000 रुपीज का कैश विड्रॉ करा फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो आप उसकी एंट्री कैश बुक में कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना 3,000। और सेम इसी चीज की एंट्री बैंक का करेगा पासबुक की डेबिट साइड में करेगा टू कैश अकाउंट, कितना 3,000। इसी तरीके से सपोज करो आपका कोई सप्लायर है मिस्टर वाई, आपने उसको 2,000 रुपीज का चेक देके आपने उसका पेमेंट किया। आपका कोई क्रेडिटर है या आपका सप्लायर है मिस्टर वाई, आपने उसको 2,000 रुपीज का चेक देकर फिर आपने उसका क्या करा, पेमेंट किया। तो जब आप इस वाई को चेक देंगे तो चेक इश्यू करते समय आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री करेंगे पेमेंट साइड में बाय वाई अकाउंट, कितना 2,000। और जब आपका बैंक इसका पेमेंट करेगा तो बैंक इसकी एंट्री पासबुक की डेबिट साइड में करेगा टू वाई अकाउंट, कितना 2,000। यानी अभी ये जो एग्जांपल बताया इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि जो एंट्री हम कैश बुक की डेबिट साइड में करते हैं वही सारी एंट्री बैंक कहां करता है, बैंक पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री हम अपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं वही सारी एंट्री बैंक कहां पे करता है, बैंक अपने पासबुक की डेबिट साइड में करता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जो भी एंट्रीज हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में, ये बैंक कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, ये बैंक प्रिपेयर कर रहा है। तो जो एंट्री हमने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी है वही सारी एंट्री बैंक कहां पे करता है, पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं वो सारी एंट्री बैंक कहां पे करता है, अपने पासबुक की डेबिट साइड में करता है। यानी क्या एक तरीके से देखा जाए तो कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसे तरीके से एंट्री होती है। बस फर्क क्या रहता है कि जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में कर रहे हैं वही सारी एंट्री बैंक कहां पे कर रहा है, पासबुक की क्रेडिट साइड में कर रहा है। और जो एंट्री हमने अपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में करी है वो सारी एंट्री बैंक का करता है, बैंक पासबुक की डेबिट साइड में करता है। तो यानी इनके बैलेंस हमेशा बराबर इक्वल आने चाहिए। जैसे 15 में से 5 माइनस करें कितना बैलेंस बचा, 10,000। ये 15 है, 15 में से 5 माइनस करें 10। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 15 में से 5 माइनस करें कितना बैलेंस बचा, 10,000। बस फर्क क्या है, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये 10,000 तो क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और ये 10,000 क्या है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो यानी जब कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री हो रही है तो यानी दोनों के बैलेंस इस तरीके से हमेशा इक्वल आने चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल आने चाहिए। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन कैश बुक और पासबुक कौन सी, बैंक कॉलम कैश बुक। इस पूरे चैप्टर में जब भी कैश बुक की बात होगी, जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा इसका मतलब मैं बैंक कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूं। जब भी कैश बुक बोलूंगा इसका मतलब मैं कौन सी कैश बुक की बात कर रहा हूं, बैंक कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूं। तो क्या समझ में आया आपको कि आपका जो बैंक कॉलम कैश बुक है और आपका जो पासबुक है उन दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
क्योंकि जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक में कर रहे हैं वही सारी एंट्री बैंक कहाँ पे करता है, पासबुक में करता है। तो इन दोनों के बैलेंस इस तरीके से हमेशा इक्वल आने चाहिए। लेकिन कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी, कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी कई बार ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। तो बात आती है कि जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्रीज होती हैं, फिर भी अगर ये बैलेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा, तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजन है? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो समझ में आया क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? कि हमें पता है कि जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक में कर रहे हैं वो सारी एंट्री कहां पे हो रही है, पासबुक में भी वही सारी एंट्री कर रहा है बैंक। तो यानी इन दोनों के बैलेंस हमेशा इक्वल आने चाहिए। इन दोनों के कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस हमेशा इक्वल आने चाहिए। बस फर्क क्या होगा, अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा, बस इतना सा फर्क होगा, बाकी अमाउंट दोनों का इक्वल आना चाहिए। लेकिन कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी आपकी कई बार इस कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। तो बात आती है फिर ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, उन रीजंस का पता लगाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में, माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि व्हाई दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जो एंट्री हम अपने बैंक कॉलम कैश बुक में कर रहे हैं वही एंट्री बैंक कहां पे करता है, पासबुक में करता है। यानी आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो कैश बुक और पासबुक में वो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। अब क्या होता है, ये वर्ड है रिकंसिलिएशन, तो ये दिमाग में ये सुनती एक चीज आती है दिमाग में कि मैं कोई कैश बुक की कोई गलती है उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, या मैं कोई पासबुक की गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूं। नहीं, क्या बताया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कैश बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उन रीजंस को पता लगाने के लिए, केवल कारणों का पता लगाने के लिए, रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूं। इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के मैं कहीं गलती नहीं सुधार रहा, ना तो किसी कैश बुक की और ना कोई पासबुक की, मैं तो केवल ये बीआरएस प्रिपेयर करके ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है। उन रीजंस को पता लगाने के लिए बीआरएस प्रिपेयर हो रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है। समझ में आई क्या बात यहां तक की? समझ में आया? ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये मंथ एंड में बनेगा या क्वार्टर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद बनेगा या आफ्टर 6 मंथ्स के बाद बनेगा या आफ्टर 1 ईयर, हर साल एंड ऑफ द ईयर में बनेगा। नहीं, ये किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन प्रिपेयर सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हु प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कस्टमर। जो हमारा कस्टमर होता है वो क्या करता है, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। कब करता है? किसी भी पर्टिकुलर डेट को वो प्रिपेयर कर सकता है ये, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर डेट को वो अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकता है, राइट।
ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल आता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मैनेजमेंट को ये फाइंड आउट करना है ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन हो गए, क्या कारण हो गए कि बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई दिस बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। So this bank reconciliation statement is not a part of double entry system of accounting. ये मैनेजमेंट अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, फाइंड रीजंस को फाइंड आउट कराने के लिए प्रिपेयर करवाता है कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो उसके डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए आपका जो मैनेजमेंट है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, राइट। तो बीआरएस कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। एंड कब प्रिपेयर होता है? किसी भी पर्टिकुलर डेट को अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बताइए, समझ में आई क्या बात? देखो मीनिंग देखो इसका क्या लिखा है। इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है विच रिकंसाइल, जो रिकंसाइल करता है किसको? जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसके बैलेंस को किससे? पासबुक के बैलेंस से। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये किसने प्रिपेयर करा है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन एनी पर्टिकुलर डेट। किसी भी पर्टिकुलर डेट को हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री होती है, एक जैसी एंट्री होती है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में? क्या रीजंस होते हैं? तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन वही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। क्या रीजंस होते हैं? सुनिएगा। सबसे पहला रीजन, फर्स्ट, रीजन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not collected by बैंक। मतलब कि हमने तो बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने मेरे को क्या करा, 30 मार्च 2021 को 10,000 रुपीज का या 1,000 रुपीज का एक चेक दिया, जिसको मैंने 30 मार्च में क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मेरा अकाउंट कहाँ पे? मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। और एक्स का अकाउंट कहाँ पे? एक्स का अकाउंट है एक्सिस बैंक में। तो नेक्स्ट बात है, एक्स ने मेरे को जो चेक दिया होगा वो एक्सिस बैंक का चेक दिया होगा। तो एक्स ने मुझे 1,000 रुपीज का चेक दिया, मैंने क्या करा, उस चेक को अपने अकाउंट में यानी एचडीएफसी बैंक में उसको डिपॉजिट कराया। तो जब मैंने ये एक्स का चेक एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो मैंने कैश बुक में एंट्री करी होगी, अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री करी होगी। कब कराया ये चेक डिपॉजिट? मैंने 30 मार्च को। तो 30 मार्च 2021 को मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करी, क्या लिखकर, 2x कितना, 1,000। अब सुनना क्या होगा, बैंक एचडीएफसी बैंक, मेरा बैंक क्या करेगा इस चेक का? मेरे को एक्स ने चेक दिया 1,000 का, मैंने वो चेक अपने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराया कब? 30 मार्च को। 31 मार्च को मेरा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ये 1,000 रुपीज का चेक लेकर एक्सिस बैंक के पास जाएगा और क्या बोलेगा कि बोले आपके यहाँ पे कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने मेरे कस्टमर को ये 1,000 का चेक दिया है, तो लाओ उसका पेमेंट करो। अब 1 अप्रैल को एक्सिस बैंक ने चेक करा क्या एक्स के अकाउंट में 1,000 है क्या?
तो एक्सिस बैंक ने देखा कि हाँ एक्स के अकाउंट में 1000 रुपीज है, तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, एक्स के अकाउंट में से 1000 रुपीज निकालेगा और 2 अप्रैल को ये अमाउंट एक्स के अकाउंट में से निकालकर मेरे एचडीएफसी बैंक को दे देगा। तो मेरे एचडीएफसी बैंक के पास अमाउंट कब आया, मेरे एचडीएफसी बैंक के पास अमाउंट कब आया, 2 अप्रैल को आया। कब आया, 2 अप्रैल को आया। तो 2 अप्रैल को मेरे एचडीएफसी बैंक के पास पैसा कब आया, 2 अप्रैल को। तो बैंक पासबुक में इसकी एंट्री कब करेगा, मैंने आपको बताया था पासबुक में क्या होता है, ये हमारा पेमेंट साइड होती है, हमारी रिसिप्ट साइड होती है। तो एचडीएफसी बैंक को ये 1000 का अमाउंट कब रिसीव हुआ, 2 अप्रैल को रिसीव हुआ। तो बैंक पासबुक में एंट्री करेगा 2 अप्रैल को बाय एक्स, कितना, 1000। अब इन सब के बीच में क्या होगा, इन सब के बीच में 31 मार्च आ गई। तो जनरली आजकल क्या होता है, हर महीने के एंड में, पहले तो क्या होता था, आपको बैंक में जाके अपनी पासबुक को अपडेट कराना पड़ता था, प्रिंट आउट बैंक जाके निकाल के लाना पड़ता था अपने स्टेटमेंट का। आजकल बैंक क्या करते हैं, मंथ के एंड में आपके महीने भर का जो भी स्टेटमेंट, जो भी बैंक ने आपका अकाउंट प्रिपेयर करा है, जिसको मैंने बताया क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट, पूरे महीने भर का बैंक स्टेटमेंट बैंक आपको क्या करेगा, मंथ एंड में आपको मेल कर देगा, ईमेल पे भिजवा देगा। तो 31 मार्च को जैसी 12 बजे रात को, तो तुरंत वो क्या होता है, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, कोई पर्सन तो बैठ के सेंड करता नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टेक्निक है। तो 31 मार्च को रात को 12 बजे बैंक से मेरा स्टेटमेंट आ गया मेरे ईमेल पे। तो मैंने मेरे इस बैंक स्टेटमेंट में, मेरी पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं, पासबुक। तो पासबुक में क्या देखूंगा मैं, ये 1000 का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो इससे 31 मार्च को मेरी कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 1000 से बढ़ा है। क्या 31 मार्च को बैंक ने ये चेक कलेक्ट कर लिया था क्या, 31 मार्च को क्या बैंक ने ये 1000 का चेक कलेक्ट कर लिया था क्या, बैंक के पास क्या 1000 रुपीज आ गए थे, नहीं आए थे। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा, 1000 रुपीज क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। तो कैश बुक का बैलेंस 31 मार्च को मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 1000 रुपीज एक्सेस में शो हो रहा होगा और पासबुक का बैलेंस 1000 रुपीज कम शो हो रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च को बैंक ने, मैंने जो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, इसका बैंक ने कलेक्शन नहीं किया था, बैंक ने ये चेक का कलेक्शन नहीं किया। तो इसलिए कैश बुक का बैलेंस तो 1000 ज्यादा शो हो रहा होगा और पासबुक का बैलेंस 1000 रुपीज कम शो हो रहा होगा। तो ये पहला रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। क्या बोला मैंने, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कि हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा। बताइए समझ में आएगा? समझ में आ गया सर? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना हमारा बैंक कॉलम है, तो याद करो जब मैंने आपको बैंक कॉलम कैश बुक पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, और उसका रीजन मैंने आपको बताया था क्योंकि बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दैट्स व्हाई आपका बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो इसी तरीके से आपकी जो पासबुक है, तो पासबुक का भी डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो वो शो करता है कैश एट बैंक, इतना कैश बैलेंस है हमारे पास बैंक में, इतना बैंक बैलेंस है। और अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो वो शो होता है ओवरड्राफ्ट, वो शो होता है ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक का भी डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस आ सकता है, क्योंकि बैंक हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस कारण से समझ में आ गया? नाउ सेकेंड रीजन क्या है, चेक इशूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आएगा हर ट्रांजैक्शन में, हर क्वेश्चन में, इशूड। इसका मतलब क्या है, लिख लो, मुझे याद नहीं रहता। चेक इशू का मतलब होता है चेक से पेमेंट किया किसी को, XYZ कोई भी पर्सन है,
उसको चेक से पेमेंट किया, ये मतलब होता है चेक इशू का। लिख लो इसको आप, ये बार बार काम आएगा इस पूरे चैप्टर में, क्वेश्चन में काम आएगा। चेक इशू मींस पेमेंट मेड बाय चेक, चेक इशू मींस पेमेंट मेड बाय चेक। तो चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक, बट नॉट पेड बाय बैंक मतलब क्या है कि हमने तो चेक इशू कर दिया, हमने तो चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक ने, हमारे बैंक अकाउंट ने, हमारे बैंक ने जहां पे भी मेरा अकाउंट है उस बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। मैंने तो चेक दे दिया, हमारे जो भी मेरा क्रेडिटर था या मेरा सप्लायर था, मैंने तो उसको चेक दे दिया, लेकिन मेरे बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट ही नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्रेडिटर है मिस्टर वाई, मेरा एक क्रेडिटर है मिस्टर वाई, उसको मैंने 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2021 को 2000 रुपीज का चेक दिया, चेक देकर उसका पेमेंट कर दिया मैंने। तो मैंने चेक कब दिया? 31 मार्च 2021 को, यानी जब मैं अपनी कैश बुक बनाऊंगा, बैंक वालों कैश बुक बनाऊंगा, दो साइड होती है डेबिट क्रेडिट कैश बुक की, ये रिसिप्ट होती है और ये पेमेंट होती है। तो मैंने वाई को इशू किया चेक, चेक इशू का मतलब पेमेंट करा है चेक देकर, कितने का? 2000 का वाई को। तो मैं तो जिस दिन चेक इशू करूंगा मैं तो उसी दिन इस कैश बुक में एंट्री कर दूंगा 31 मार्च को ही, बाय वाई कितना? 2000। अब क्या होगा? मेरा अकाउंट कहां पे था? मेरा अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में। तो मैंने ऐसी बात है वाई को कौन से बैंक का चेक दिया है? एचडीएफसी बैंक का चेक दिया है। अब सपोज करो वाई का जो अकाउंट है वो आईसीआईसी बैंक में है, तो मैंने वाई को ही जो 2000 रुपीज का चेक दिया, वाई ने सपोज करो अगले दिन 1 अप्रैल को वो चेक अपने आईसीआईसी बैंक में डिपॉजिट कराया। 2 अप्रैल को आईसीआईसी बैंक मेरे एचडीएफसी बैंक के पास आया कि बोले आपके यहाँ पे एक आपका कस्टमर है मिस्टर विशाल, उन्होंने मेरे कस्टमर को 2000 रुपीज का चेक दिया, तो लाओ पेमेंट करो। तो 3 अप्रैल को मेरे एचडीएफसी बैंक ने चेक करा क्या मेरे अकाउंट में 2000 है क्या? तो थे मेरे अकाउंट में 2000। तो 3 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक ने मेरे अकाउंट में से 2000 रुपीज विड्रॉ करे, 2000 रुपीज विड्रॉ करे और एक्सिस बैंक को भिजवा दिए। तो मेरे अकाउंट में से अमाउंट कब निकला? मेरे बैंक अकाउंट में से अमाउंट कब विड्रॉ होगा? मेरे बैंक अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ होगा कब? 3 अप्रैल को। कब विड्रॉ होगा? 3 अप्रैल को। तो यानी बैंक इस पासबुक में कब एंट्री करेगा? ये मेरी पासबुक है, ये पासबुक का डेबिट है क्रेडिट, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेमेंट है, ये रिसिप्ट है। तो बैंक पासबुक में एंट्री कब करेगा? 3 अप्रैल को, जिस दिन ये मेरे अकाउंट में से पैसा निकालकर वाई के बैंक को सेंड करा। तो कब सेंड करा? 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को यहाँ पे एंट्री होगी टू वाई कितना? 2000। अब इन सब चीजों के बीच में क्या हुआ? 31 मार्च आ गई, और 31 मार्च आती क्या मिल गया मेरे को? 31 मार्च आती पूरे महीने भर का बैंक स्टेटमेंट मेरे को बैंक से रिसीव हो गया, मेरे मेल अकाउंट पे आ गया, मेरे ईमेल अकाउंट पे आ गया, ठीक है ना? ईमेल पे आ गया मेरा बैंक स्टेटमेंट। तो क्या देखेंगे, क्या हुआ, क्या दिख रहा होगा वहां पे कि मैंने तो ये वाई को पेमेंट करा, तो मैंने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, तो इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 2000 से कम हो गया। लेकिन 31 मार्च को मेरे बैंक ने तो नहीं किया ना पेमेंट, मेरे बैंक ने तो इसका पेमेंट किया नहीं, तो पासबुक का बैलेंस 2000 रुपीज ज्यादा शो हो रहा होगा। तो एक ये डिफरेंस होता है दोनों कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आया? एक और रीजन होता है, और क्या रीजन है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। What is mean by standing orders?
इसका क्या मतलब होता है? क्या होता है बिजनेस में कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिनको अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने रेंट देना है, अगर कोई लोन ले रखा है तो हर महीने उसकी ईएमआई पे करनी है, हर महीने स्टाफ को सैलरी पे करनी है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो ये कुछ पेमेंट है जो फिक्स्ड एक्सपेंस है बिजनेस के, हर महीने होंगे। तो मैंने क्या करा, अपने बैंक को पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि बोले हर महीने की सेकंड को मेरे ब्याह पे मेरा रेंट पे कर देना, हर महीने की फिफ्थ को मेरे ब्याह पे मेरे लोन की ईएमआई पे कर देना, हर महीने की थर्ड को मेरे स्टाफ को मेरे ब्याह पे सैलरी पे कर देना, हर महीने की सिक्स को मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना। तो मैंने जो जो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए, जो जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, बैंक उन डेट्स को मेरे सारे पेमेंट कर देगा। तो बैंक जब पेमेंट करेगा तो इन सारे पेमेंट की एंट्री वो अपनी पासबुक में तो करता जाएगा, जैसे जैसे पेमेंट होगा वैसे पासबुक में तो एंट्री होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा। लेकिन मैंने इन सारे पेमेंट्स की एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करी, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा शो होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का, कि हमारे कहने पर बैंक ने हमारे सारे पेमेंट कर दिए, उसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ऐसा जब कोई इंस्ट्रक्शंस अपन बैंक को देते हैं ना, तो उसको बोला जाता है, उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, राइट। तो जो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जिन जिन डेट्स को आपने बैंकों का पेमेंट करने के लिए, बैंक ने उन डेट्स को आपके सारे पेमेंट कर दिए, और बैंक जैसे जैसे पेमेंट करता जा रहा है आपकी पासबुक में एंट्री करता जा रहा है। तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन आपने इन सारे पेमेंट की एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो जब 31 मार्च को, जब 31 बैंक स्टेटमेंट आएगा, तो क्या देखोगे कि इन सारे पेमेंट्स की एंट्री पासबुक में तो हो गई, तो इससे पासबुक का बैलेंस तो कम शो होगा, और कैश बुक में इन पेमेंट्स की एंट्री आपने करी नहीं अभी, तो इससे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो होगा। तो एक ये डिफरेंस होता है, ये एक और रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। बताइए समझ में आया क्या?